नमस्कार, मैं हूं सुनील आलाखंडी। न्यूज़ और व्यूज़ में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज दो ही घटनाएं अभी देश में महत्वपूर्ण चल रही है। एक तो बंगाल के चुनाव और दूसरे महाराष्ट्र की घटनाएं। महाराष्ट्र में जो भी घटनाक्रम चल रहा है उसमें लेटेस्ट में ये है कि आज संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी और विपक्षी दल जो महाराष्ट्र में है वो परमवीर सिंह से ये सब चिट्ठी लिखवा रहे हैं। इसमें महाआघाड़ी की सरकार के किसी भी मंत्री या तीनों पार्टियों में किसी का भी कोई हाथ नहीं है। और उन्होंने चैलेंज किया कि अगर कोई महाआघाड़ी सरकार को गिराने की कोशिश करेगा या फिर राष्ट्रपति का शासन लगाने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही उस आग में जल जाएगा। यानी शिवसेना के राउत जो कि नॉर्मली सेंसिबली बात नहीं करते हैं, आज भी कंटिन्यू हुई किया कि उन्होंने बेमतलब की बातें की जिनका वास्तव में कोई अर्थ नहीं निकलता है। खैर, ये बात कि मुकेश अंबानी के इटालिया जो उनका रेजिडेंस है उस पर किसने वो जिलेटिन से भरी गाड़ी या किसके कहने पर जिलेटिन से भरी गाड़ी सचिन वजय ने वहाँ पे रखवाई थी और मनसुख से उनका क्या रिश्ता था और परमवीर सिंह से उनके क्या रिलेशंस थे या फिर इसके पीछे किसकी साजिश थी, कौन इसमें सम्मिलित था। निश्चित रूप से इसमें किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य सीनियर का हाथ रहा होगा। अदरवाइज सचिन वजय खुद अपने आप तो ये नहीं कर सकते। उन्हें वैसे ही प्यादा कहा जा रहा है, अब तो परमवीर सिंह को भी प्यादा कहा जा रहा है। और कल अगर अनिल देशमुख रिज़ाइन कर देते हैं गृह मंत्रालय से, गृह मंत्री पद से महाराष्ट्र सरकार के, तो उन्हें भी एक प्यादा ही कहा जाएगा। फिर कहेंगे कि इसमें मुख्य कठपुतलियों को कौन चला रहा है। तो जैसा कि सुशांत राजपूत के केस में हुआ था कि आपको एक आम आदमी को, मेरे जैसे आम आदमी को या किसी को भी अब तक ये पता नहीं चला कि सुशांत राजपूत की हत्या हुई थी या फिर आत्महत्या उन्होंने की थी। तो इस तरह से महाराष्ट्र में एक ये ट्रेंड तो निश्चित है कि आत्महत्याएं वहाँ बहुत हो रही हैं और हो सकता है इस कड़ी में संजय वजय का नाम भी आता। एनीवे, उन्होंने अपने आप को खूबसूरती के साथ बचा लिया। तो अंत में हमें ये पता नहीं लग पाएगा कि ये एक प्योरली पैसा वसूली की एक्सटॉर्शन का केस था या फिर इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, विदेशी ताकतें लगी हुई थी जो कि जिनके आका शायद दुबई या चाइना में कहीं बैठे हों और हो एक और पार्टी जिन्होंने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया, वो पार्टी इसमें इन्वॉल्व थी। ये पता नहीं लग पाएगा, कभी भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि जब तक ये अपने लॉजिकल एंड तक पहुंचेगा कोई ना कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाएगा और आप और हम केवल कयास ही लगाते रहेंगे कि इसमें एक्चुअल में क्या हुआ। खैर, इसमें सबसे बड़े प्लेयर जो एक है महाराष्ट्र में वो हैं शरद पवार। शरद पवार बहुत ही बड़े कद्दावर नेता हैं और मेरे हिसाब से तो वो काफ़ी ओवररेटेड पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने वास्तव में जब वो यंग थे, 37 साल के थे, तो उन्होंने एक इंदिरा गांधी को गच्चा दिखाते हुए वहाँ पे पहले 1977 के हार के बाद जब वापस से 1980 में वहाँ पे महाराष्ट्र में 77 या इसी के बीच में सरकार बनी थी, तो उन्होंने एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से एक सरकार बनाई थी जो बाद में 1980 में इंदिरा गांधी के पुणे आने पर वहाँ पर बर्खास्त हो गई थी। तो वहाँ पे उन्होंने इंदिरा गांधी को गच्चा दिया था और 37 साल की उम्र में उस समय के सबसे यंग चीफ मिनिस्टर बने थे। उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों बाद वापस कांग्रेस ज्वाइन कर ली और शायद 1999 तक वो कांग्रेस में जब उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया और कहा कि वो उस कांग्रेस में नहीं रहेंगे जिसकी एक विदेशी महिला अध्यक्ष हो। तो उन्होंने एक अपनी नई पार्टी बनाई, एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। बहुत ही फैनफेयर के साथ बनाई और उन पार्टी से उसको बहुत कुछ आशाएं थी, लेकिन अंत में या इमीडिएटली ये हुआ कि वो केवल एक महाराष्ट्र की लोकल पार्टी रह गई। महाराष्ट्र में भी एक क्षेत्र विशेष की पार्टी होके रह गई। पूरे महाराष्ट्र में भी उसका कोई असर नहीं रहा और वो महाराष्ट्र में भी उनकी पार्टी की सरकार बनाने में असफल रहे और अंततः उन्होंने सोनिया गांधी कांग्रेस में ही मनमोहन सिंह के अंडर में 2 दशकों तक, 1 दशक यानी 2 टर्म में तक उन्होंने कृषि मंत्री का कार्यभार संभाला, जो कि और उसमें ये निश्चित है कि कृषि मंत्री के कार्यभार में आप उनके दौरान ही दालों के दाम अनशन बढ़े, प्याज के दाम भी 100 रुपये तक पहुंच गए। तो उन्होंने कितना पैसा कमाया होगा, पैसा बनाया होगा, ये किसी का भी कोई भी अनुमान लगा सकता है या नहीं लगा सकता है। खैर, तो मैं
उनको अंडररेटेड नेता इसलिए कहता हूँ कि वो एक राज्य में, अपने गृह राज्य में भी अपनी पार्टी का दबदबा कायम नहीं कर पाए और उन्होंने उसी कांग्रेस के साथ फिर सरकार बनानी पड़ी और उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री भी नहीं रहा, हमेशा कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री रहा। भले बदलते रहे, अशोक चौहान, देशमुख, पृथ्वीराज चौहान, इस तरह से बदलते रहे थे, लेकिन उनका कभी भी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बना, अभी भी नहीं है। अब जबकि वो ड्राइविंग सीट में तो भी उनका मुख्यमंत्री बनाने में वो असफल रहे हैं। तो वो किस कदर लोग और मीडिया और सब लोग उनको एक राष्ट्रीय स्तर का नेता कहते हैं और बहुत कद्दावर नेता कहते हैं, जो कि भविष्य में जाके यूपीए को लीड कर सकता है। वो अभी तो सोनिया गांधी को भी कोशिश कर रहे हैं कि पदच्युत कर दे यूपीए अध्यक्ष के पद से। तो इससे पहले जब 1990 में जब राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद में जब कांग्रेस को एक अल्पमत सरकार बनानी थी, तो उस समय भी बीबीसी के अनुसार 2 लोग प्रधानमंत्री हक के दावेदार थे। एक तो जिसको उन्होंने साउथ का बूढ़ा ब्राह्मण कहा था और दूसरे को उन्होंने बम्बई का एक व्यापारी कहा था, यानी नरसिम्हा राव और शरद पवार के बीच में खेला था और फाइनली शरद पवार बाजी मार गए थे, नरसिम्हा राव बाजी मार गए थे और बाद में उन्होंने, वो शायद रक्षा मंत्री रहे थे उस समय, और उसके बाद में उनको धकेल दिया था उन्होंने महाराष्ट्र में वापस मुख्यमंत्री बना के, क्योंकि उस समय अगर ऐसा नहीं करते तो महाराष्ट्र शायद शरद पवार के हाथ से चला जाता। वो अपनी, नरसिम्हा राव अपनी इच्छा का एक मुख्यमंत्री वहाँ पे कर देते थे। इसके विपरीत आप देखिए कि वैसे तो कांग्रेस कईयों ने छोड़ी और अपनी लोकल पार्टियाँ बनाई है, जैसे देवराज अरस ने बनाई थी, प्रणब मुखर्जी ने बनाई थी, और एक समय में अर्जुन सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी पार्टी बनाई थी। लेकिन ये लोग राज्य में भी अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं कर पाए, अपने पर्सनल ओपिनियन पार्टी। यहाँ सब उससे पहले एक कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम ने भी बड़े जोर शोर से बनाई थी, उसमें 3 ही बड़े कांग्रेसी थी, लेकिन वो उस समय थोड़ी सफलता उसको मिली थी क्योंकि जनता पार्टी की वेव थी 1977 के चुनाव में। बाद में उन्होंने भी वे भी नतमस्तक हो गए थे श्रीमती गांधी के सामने। तो मैं आपको गिनाऊंगा 3 नेता ऐसे रहे हैं जो कांग्रेस से छोड़ के, जिन्होंने अपनी रीजनल पार्टी बनाई और सफलतापूर्वक मुख्यमंत्री बने और अभी भी मुख्यमंत्री हैं। इनमें सबसे पहले तो मैं नाम लूँगा केसीआर का, जिन्होंने तेलंगाना संघर्ष समिति बनाई और मुख्यमंत्री है, अपनी पार्टी चला रहे हैं वो तेलंगाना संघर्ष समिति, और 2 टर्म तो पूरी कर चुके हैं और अपने को इतना उनको कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने पिछली बार तो चुनाव जब होने थे उससे पहले ही 6 महीने पहले ही चुनाव करवा दिए थे। दूसरे हैं जगन मोहन रेड्डी, वो 1 टर्म जीत चुके हैं और भारी बहुमत से उन्होंने वहाँ पर सीमांध्रा या आंध्र प्रदेश जिसको कहेंगे उसमें अपनी सरकार बनाई अपने दम पे। उन्होंने भी सोनिया गांधी की खिलाफत की, केसीआर ने भी सोनिया गांधी की खिलाफत की, और सबसे बड़ी नेता जो उभर के आई कांग्रेस से निकलकर वो थी ममता बनर्जी। वो 2 टर्म बंगाल में मुख्यमंत्री रह चुकी है। अब चूँकि थोड़ा उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी वहाँ खासी प्रेजेंस है उसकी और टक्कर दे रही है। तो आप देखें कि इन 3 नेताओं ने कभी भी अपने राष्ट्र को बहुत बड़ा नेता नहीं बनाया। इन्होंने अपने आप को सीमित रखा अपने राज्यों में और वहाँ पर इनके पार्टी की काफ़ी मजबूत स्थिति रही, जबकि इसके विपरीत शरद पवार की कमज़ोर स्थिति रही अपने खुद के क्षेत्र में, खुद के गृह राज्य में, फिर भी अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं और पब्लिक भी यानी मीडिया भी उनको बहुत बड़े नेता की तरह प्रोजेक्ट करता है। ये एक मिस्ट्री है जो मुझे तो समझ में नहीं आई। आपको अगर समझ में आती तो ज़रूर बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में, और फिर मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा आपसे और मेरे जो दूसरे विश्लेषक मित्र हैं उनके साथ में कि क्यों शरद पवार को इतना बड़ा नेता माना जाता है। ये ज़रूर है कि वो बहुत बड़े चालबाज हैं, चाणक्य जरूर हैं, वो किसको गिराना है किसको बिठाना है, वो किंग मेकर हो सकते हैं, बड़े किंग मेकर हो सकते हैं, और निश्चित रूप से वो बहुत ही बड़े सफल एक व्यापारी हैं। अब आप देखिए वो अपने आप को किसान भी मानते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में उन्होंने गन्ना किसानों की शेतकारी संगठन पे काफ़ी काम किया है और कंट्रोल भी किया है। गन्ना मिलें, वहाँ की शुगर मिलें, सारी कंट्रोल करके रखी थी। लेकिन किसानों के आंदोलन में वो कभी भी दिल्ली बॉर्डर पे टिकैत या किसी और के साथ नहीं जाके बैठे, अपने दिल्ली के एसी ऑफिस में ही रहे। तो किसान भी नहीं है वो, हालांकि किसान होना और
सुप्रिया सूले ने 100 करोड़ की खेती की, ये वगैरह वगैरह उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं। पर वो सब अलग बात है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि शरद पवार को इतना बड़ा नेता लोग क्यों मानते हैं, जबकि वो अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री भी अपने गृह राज्य में इवन मिलीजुली सरकार में भी नहीं बना पाए। उनकी पिछले 2 चुनाव में तो उनकी पार्टी की स्थिति वो तीसरे स्थान पे रही थी। 2000 इससे पहले पिछले चुनाव में जब उन्होंने सभी पार्टियों ने, बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने अलग अलग चुनाव रहा था, तो भी वो तीसरे स्थान पे रहे थे। और अब जबकि 2 गठबंधन लड़े थे तो भी उनकी पार्टी तीसरे स्थान पर ही रही थी। तो ये शायद भारतीय राजनीतिक युग की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि शरद पवार को इतना बड़ा नेता क्यों माना जाता है। तो मैं इसी विचार के साथ आपको छोड़ जा रहा हूँ। धन्यवाद। फिर एक बार आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कीजिएगा और देखते रहिएगा। धन्यवाद।